Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic atoms and molecules. Atoms and molecules, class 9th, chapter 3, NCERT based. Atoms and molecules, class 9th का ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए एटम्स क्या होता है। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। कैसा पार्टिकल होता है? स्मॉलेस्ट। विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन। जो टेक पार्ट करता है किसमें इन्वॉल्व होता है? केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? प्रीवियस क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं, इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं। न्यू सब्सटेंस जिसमें बनता है, जिसमें रिएक्शन होता है, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है उसमें। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं एटम्स। एटम्स जो होते हैं हमारे वो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। माइन्यूट्स, वेरी वेरी स्मॉल साइज। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। इसकी साइज जो है वो इंडिकेट की जाती है इसके रेडियस को थ्रू। रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। वही क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब इसको मेजर किया जाता है एटॉमिक रेडियस को किसमें? नैनोमीटर में इसको मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 1/10⁹ मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ नैनोमीटर के होता है। आप देखिए 1 नैनोमीटर जो होता है वो हमारा 1/10⁹ मीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर हमारा 1/10⁹ मीटर के होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 1/10⁹ मीटर के। अब 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁹। जब ये इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये पावर ऊपर चले जाएगा, तो इसको क्या कह सकते हैं? 10⁻⁹ मीटर के। अब हाइड्रोजन जो होता है एटम्स इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। हाइड्रोजन जो होता है हमारा वो स्मॉलेस्ट एटम होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो होता है 0.037 नैनोमीटर होता है। इक्वल 0.037 नैनोमीटर के इक्वल होता है क्या? एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखो एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मतलब इसको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। एटम्स आर सो स्मॉल, इतने स्मॉल होते हैं कि वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं हो सकता है। अब इसके कुछ लॉ हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जो भी केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं उसके कुछ न कुछ लॉ हैं। अभी आप यहाँ ने पढ़ा एटम्स विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इसमें क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होता है। देखिए
पहला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय लेवासियर इन 1774, 1774, 1774 में लेवासियर नामक साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। मास इज नाइदर क्रिएट नॉर भी डिस्ट्रॉय, मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास इज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, दूसरा पॉइंट कर रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास चेंज नहीं होता है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर कह रहा है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जितना इनपुट, जितना उसमें वैल्यू रहेगी उतना प्रोडक्ट निकलेगा ही निकलेगा। मतलब अगर मान लीजिए ए प्लस बी है, अब ए प्लस बी वो रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके प्रोडक्ट सी प्लस डी बना रहा है। अब इसका मास मान लीजिए ए का 40 है, बी का 40 है, और जो सी प्लस डी बना रहा है तो उसमें भी सेम आएगा 80 के लगभग, मतलब 40 + 40 80, तो सी प्लस डी भी 80 ही आना चाहिए, इससे कम ना, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है, मतलब दोनों का मास सेम होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी सी प्लस डी बना रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्ट करके, अगर मान लीजिए ए बी का मास x है और सी डी का मास जो है वो भी x आएगा, मास चेंज नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है जो आपको हम समझा रहे हैं। मतलब अगर ए प्लस बी का जो रिएक्शन कराएं सी प्लस डी प्रोडक्ट बना, अगर हम उसका मास x मान लें और तब प्रोडक्ट का मास कितना होगा, वो भी x होगा। ये थोड़ी होगा कि XYZ कुछ भी हो जाएगा, x होगा। अगर उसमें अगर 2 है तो 2 ही होगा, 40 है तो 40 होगा रिएक्टेंट में, अगर 80 है तो 80 प्रोडक्ट में भी आना चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आपको। कहीं कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ आती है तो कमेंट करके वो पूछ सकता है कोई भी टॉपिक। देखिए जैसे हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होता है, सिंबल H2, हाइड्रोजन प्लस वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन का सिंबल O2, ये बना देता है H2O। अगर हाइड्रोजन का मास A है तो वाटर का मास, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्टेंट का मास A है तो प्रोडक्ट का मास कितना आएगा, यहाँ पे A ही आएगा। अगर रिएक्टेंट का मास A है तो प्रोडक्ट का मास भी A आएगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और हाँ, इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है 1:8 के। AMU में वैल्यू बता रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, 1:8 के रेशियो में होता है। ये फिक्स्ड होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो जितना रिएक्टेंट के मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मास, उतना प्रोडक्ट के भी आने चाहिए। ये नहीं प्रोडक्ट का मालिक्यूल कम हो गया, ऐसा
इस रूल में नहीं है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये जो रूल कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट जितनी वैल्यू है उतना प्रोडक्ट की भी आनी चाहिए। अच्छा, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ये बोर्ड में कभी कभी पूछ लेता है, रिएक्शन दे के पूछ लेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है। अभी बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं, यहाँ तक कि क्लास 10th के भी कुछ बच्चे तो 11th के भी ऐसे हैं और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, जो रिएक्ट करता है वही हमारा रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्ट करने के लिए तैयार रहता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है, बनाता है, चीज़ें बनती हैं, वही हमारा प्रोडक्ट होता है। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल है, अब उसको हम समझाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा डाउट। अब ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर एक हम न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपल। देखो, सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ इथेनोइक एसिड। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड से टू फार्म सोडियम एथेनोएट। क्या फार्म कर रहा है? सोडियम एथेनोएट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये फार्म कर रहा है। मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है इथेनोइक एसिड से और फार्म क्या कर रहा है? सोडियम एथेनोएट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स। उसके बाद कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट्स 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट्स, एथेनोइक एसिड 6 ग्राम, सोडियम एथेनोएट 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम्स और वाटर 0.9 ग्राम्स। ये वैल्यू गिवन है हमें। उसके बाद सो दैट दिस डाटा वेरीफाई द लॉ ऑफ, अब इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है कि नहीं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अब देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एथेनोइक एसिड टू फार्म सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। In an experiment, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid to form 8.2 gram of sodium ethanoate, 2.2 gram of carbon dioxide and 0.9 gram of water, so that this data verify the law of conservation of mass। अब देखो, ये हमारा रिएक्टेंट क्या कर रहा है? रिएक्ट करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक एसिड, ये रिएक्टेंट्स है। रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना दे रहे हैं हमारे? सोडियम एथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही हमारा रिएक्टेंट होता है। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, जो बनता है रिएक्ट करके प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, पहला मास ऑफ रिएक्टेंट्स, इसमें क्या कर रहे हैं? पहला पॉइंट मास ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना गिवन है? 5.3 ग्राम, वही वैल्यू यहाँ पे डाटा रख रहे हैं। फिर एथेनोइक एसिड का डाटा 6 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, 11.3 ग्राम आ रहा है। अब मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, तो मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर मास ऑफ सोडियम एथेनोएट 8.2 ग्राम वैल्यू। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 2.2 ग्राम। फिर वाटर का मास ऑफ वाटर 0.9 ग्राम, इसको हम ऐड करेंगे 11.3 ग्राम। LHS इक्वल RHS, मास दोनों का बराबर हो गया रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। लिए हमारा फॉलो किया कि नहीं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? आया कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत इजी था। इसको रिएक्टेंट को ऐड करोगे और प्रोडक्ट को ऐड करोगे, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। यही हमारा लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यही रूल कहता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम सेकेंड लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखेंगे, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। देखिए, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779 में ये लॉ दिया गया था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ए केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ये हमेशा क्या कंसिस्ट करते हैं, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें जो भी कंबाइंड करते हैं वो सेम प्रोपोर्शन, मतलब उनका जो रेशियो होता है फिक्स्ड होता है बाय मास का। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स। कंपाउंड्स, देखिए आपका वाटर क्या है, कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड्स है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब देखिए, अगर इसमें रेशियो, जो इसका रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा इसका एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो इसका रेशियो प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, मतलब 1 और 8। वाटर आपको कहीं भी चाहे तालाब का हो, चाहे सी का हो, पांड्स का हो, कहीं का भी हो, उसमें आपको वाटर जो है वो 1 और 8 के ही रेशियो मिलेगा। ये नहीं कि 1 और 9 के रेशियो में या 1 9 0.5 ऐसे रेशियो में कहीं नहीं मिलेगा आपको। वाटर हमेशा आपको 1.8 के ही रेशियो में मिलेगा, चाहे वो सी का वाटर हो, चाहे पॉन्ड्स का हो, चाहे कोई भी वाटर हो, बिस्लेरी का हो या बिस्लेरी का हो, उसमें वाटर 1.1 और 8 के रेशियो में रहता है, 1 और 8 के रेशियो में रहता है, 1 और 8 के रेशियो में। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जो वाटर है वो हमारा फिक्स्ड रेशियो में फार्म करता है। जैसे अमोनिया है, कंपाउंड्स, ये भी फिक्स्ड रेशियो में फार्म करता है। तो यही लॉ है, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शंस बाय मास। अब इसका एग्जाम्पल था, वाटर इज एन कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ द सेम 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है सेम है 1 और 8 के बाय मास के रिस्पेक्ट में। तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 पार्ट जो है हाइड्रोजन का मास, और 8 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 पार्ट हाइड्रोजन का और 1 पार्ट ऑक्सीजन का मास। 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 और 8 के रेशियो में बाय मास के रिस्पेक्ट में। एनी डाउट? अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन 1808 में 1808 में 1808 में डाल्टन्स थ्योरी दी गई थी। डाल्टन्स प्रेजेंट किए थे हिज एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये एक्सप्लेन किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। इन 1808 डाल्टन्स प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, इनके कुछ पास्टुलेट्स हैं,
देखिए उस समय जब डाल्टन ने इस पर रिसर्च किया था, एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो उस समय ये सब समझिए अपने आप में एक बहुत बड़ा जंक्शन था। ये इनका बहुत की रोल है केमिस्ट्री में, क्योंकि उस समय उतना इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो उस समय के लिए ये बहुत बेस्ट एटॉमिक थ्योरी थी। लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक के कारण ये बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चेंजेस भी किया गया। क्या इनका एजम्पशंस पहला था, पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। ये कहते हैं कि ऑल मैटर, जितने भी मैटर होते हैं, मैटर हमारा एटम से तो है, एटम मैटर, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ये जो सभी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हो। दूसरा पॉइंट्स का रहा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट, एटम्स जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, विच कैन नॉट बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। ना तो ये क्रिएट किए जा सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये आइडेंटिकल होता है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जैसे हमारा CaCO3 है, CaCO3, अब इसको ब्रेक करोगे तो इसमें Ca फिर CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ZnCO3 ले लो, ये भी ब्रेक डाउन कर जाएगा ZnO प्लस CO2 में। तो इसमें हमारा कुछ चेंजेस थोड़ी हो रहा है, इसमें जो इसमें एलिमेंट्स हैं वही इसमें भी हैं, रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में भी हैं। फिर चौथा पोस्टुलेट कर रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट मासेज एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब देखो क्या कह दिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज, एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेज होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कार्बन है, कार्बन इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज, नंबर इसका 6, 12 ऐसे, फिर आगे बताएंगे आपको। देखो फिर नेक्स्ट, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो होते हैं कंबाइन करते हैं रेशियो में स्मॉल होल नंबर में। ये जैसे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो H2 प्लस O2 H2O, ये नहीं कि हाफ में ये होता है। कभी भी एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो होल नंबर में आता है। द एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मतलब ये कभी रेशियो में नहीं फॉर्म करते हैं, मतलब कभी इसको हम प्रपोर्शन में नहीं लिख सकते हैं, डिवाइड में। देखो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये कंप्लीट नंबर पूर्ण नंबर में रहते हैं। जैसे 1, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 1, H2O बना रहा है। हाइड्रोजन किसमें हम 2 एटम से लेंगे, 2 मासेज इसके, ऑक्सीजन के 1। मतलब एक पूर्ण नंबर ले जाता है, फ्रैक्शन के रूप नहीं 1/3 1/5 ऐसे नहीं लिया जाता है इसको। फिर द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर होता है एटम का वो कांस्टेंट होता है इन गिवन कंपाउंड में। गिवन कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। कांस्टेंट होता है किसमें,
कंपाउंड में। अब इसके ड्रॉबैक हम देखेंगे, क्या इस पोस्टुलेट का ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था। अब देखिए ड्रॉबैक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या ड्रॉबैक था, क्या कमियां थी, कि इनके जंक्शन में क्या कमियां थी, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट एटम्स वर थॉट टू बी इंडिविजुअल्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये इनका ड्रॉबैक ये था, ये कह रहे थे कि जो हमारा एटम्स है, मैटर्स है, वो इंडिविजुअल है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये कहते हैं डाल्टन जी कि विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम्स वर नॉट बी डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन जो इनका ड्रॉबैक्स आया वो इसको करेक्ट किया, ड्रॉबैक्स जो था इनका वो करेक्ट किया गया कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस एटम कैन बी फर्दर divided into small particles of electron, proton, neutron, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। मतलब ये कहते थे डाल्टन जी कहें कि जो एटम है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन जो इसको जो मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ उसमें कहा गया कि नहीं, एटम को डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंस एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। दूसरा क्या इनका ड्रॉबैक था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। ये कह रहे थे सबका सेम मास होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स हैव एलिमेंट्स हैव सेम मास, ये कह रहे हैं कि सबका सेम मास होता है। तो नहीं, यहाँ भी ये फेल हो गई इनकी थियरी। तो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कहीं 12, 13, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये क्या है, आइसोटोप्स हैं। क्या हैं, कार्बन के आइसोटोप्स हैं। अभी इसके विषय में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स। अब देखिए, ये देखिए यहाँ इनका ड्रॉबैक पकड़ में आया, यहाँ पर मास अलग अलग है, कार्बन 12, 13, 14। देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास। ये कह रहे हैं कि सेम मास होता है, कहाँ यहाँ सेम मास है। इट्स हाउएवर नाउ नोन, अब ज्ञात हुआ कि एटम्स हैव द सेम एलिमेंट कैन हैव सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, स्लाइटली डिफरेंट मास, सेम एलिमेंट स्लाइटली डिफरेंट मास। ये हमारे आइसोटोप्स हैं। यहाँ भी डाल्टन जी फेल हो गए। तब नेक्स्ट में क्या इनका ड्रॉबैक आया, तीसरा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज। ये कहते थे कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट मास होता है। इट इज हाउएवर नाउ नोन दैट इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम मास। अब ये इसके विषय में जानकारी मिली है कि एलिमेंट्स कैन हैव सेम मास, एलिमेंट का सेम मास होता है। यहाँ भी ये ड्रॉबैक आ गया। इसमें जैसे आर्गन हो गया और कैल्शियम और आर्गन। देखिए कैल्शियम 20, आर्गन 18 और इसका मास सेम 40। ये हमारे आइसोबार हैं, आइसोबार हैं, आइसोबार। ये देखिए सेम मास, ये कह रहे हैं कि नहीं मास सेम नहीं होगा, यहाँ सेम मास हो गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सेड दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, ये कह रहे हैं डिफरेंट मास होगा। फिर इट इज हाउएवर, अब नाउ नोन, अब ज्ञात हुआ, इवन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट्स, कैल्शियम अलग एलिमेंट्स, आर्गन अलग एलिमेंट्स, दोनों का मास जो है सेम है।
एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।